So and now all over the world, the farming practices are changing, and especially in India, government is also giving more stress on diversified farming or integrated farming system. I have already discussed the diversified farming system and integrated farming system. So this is integrated farming system, as you can see on a screen, the goal of integrated farming system, there are four primary goals of IFS. First one is maximization of yield of all component enterprises to provide a steady and stable income at higher levels. Means the first goal is to maximize yield of all component enterprises, because I have told before also, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे इंटरप्राइजेज को एक साथ एक जगह पर इसको एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। तो वहाँ पर जितना भी मैक्सिमाइजेशन, जितना भी कंपोनेंट इंटरप्राइजेज रहते हैं, उसका यील्ड को मैक्सिमाइज करने का वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें, या जैसे एक्वा कल्चर कर रहे हैं तो फिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, या डेयरी एनिमल्स रख रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और ताकि स्टेबल इनकम मिले एट हायर लेवल्स। जैसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या हुआ कि फार्मर्स को जैसे सीजनल इनकम मिलता है, राइस हार्वेस्ट होता है, राइस का हार्वेस्टिंग के बाद जब उसको फार्मर्स सेल करता है तो एक बार मिलता है। उसी तरह से व्हीट का हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के बाद उसको एक बार इनकम मिलता है। तो फार्मर्स का जो ये है बहुत ही दो बार मिलेगा उसको इनकम, बट देयर इज नो स्टेबल एंड रेगुलर इनकम। राइस फ्लक्चुएट करने से फार्मर्स का इनकम कम हो जाता है। जैसे राइस व्हीट का अगर प्राइस कम हुआ तो फार्मर्स का इनकम काफ़ी कम हो जाता है, तो स्टेबल इनकम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं तो वहाँ पर स्टेबलाइजेशन होता है। एक क्रॉप का या एक कमोडिटी का अगर प्राइस कम भी हुआ तो दूसरा कमोडिटी वहाँ पर हेल्प कर देता है, तो इसलिए एवरेजिंग थोड़ा में अच्छा उनको स्टेबल इनकम आ जाता है। जैसे राइस का अगर व्हीट का अगर दाम कम भी हुआ तो उनको डेयरी से, मिल्क से उनको इनकम आ जाएगा, या पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर से आ जाएगा, तो उनको एक लगभग स्टेबल यील्ड मिलता है। तो इसमें हमारा 4 प्राइमरी गोल है। फर्स्ट वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट वन इज रिजुवेनेशन और एमेलियोरेशन ऑफ सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी एंड अचीव एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हम पहले भी कहे थे कि आप जो भी IFS का कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, मतलब एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जहाँ पर कि एक स्टेबल इकोलॉजी जो है स्टेबल हो जाता है, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और एवल्यूएशन ऑफ सिस्टम प्रोडक्टिविटी, जहाँ सिस्टम प्रोडक्टिविटी कम हो रहा था, सिस्टम प्रोडक्टिविटी मतलब पूरे साल का जो क्रॉप्स रेज करते हैं तो उसके पूरे साल का जो ये है, तो उसमें रिजुवेनेशन होता है और एवल्यूएशन ऑफ सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड अचीव एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, और एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम आता है। और सिस्टम प्रोडक्टिविटी मैंने सालों भर का इनकम जो है प्रोडक्टिविटी, उसमें रिजुवेनेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता है। कहने का मतलब साल भर हर एक दिन, जैसे आप कोई एक फार्मर IFS के लिए जाता है तो डेयरी से मिल्क प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज डेली होता है, तो उनका डेली इनकम आता है, तो टोटल इनकम रिजुवेनेशन ऑफ सिस्टम प्रोडक्टिविटी होता है। थर्ड वन, कंट्रोल द बिल्डअप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज एंड वीड पॉपुलेशन थ्रू नेचुरल क्रॉपिंग सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड कीप देम एट लो लेवल इंटेंसिटी। सबसे बड़ा चीज जो मोनोकल्चर हम लोग करते हैं, राइस व्हीट इस तरह से एक मोनोकल्चर है। तो इस मोनोकल्चर के वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का और वीड पॉपुलेशन का बिल्डअप हो जाता है। वीड मतलब खरपतवार, इंसेक्ट पेस्ट मतलब कीट पतंग जो होते हैं, कीड़े लगते हैं, डिजीज मतलब रोग लगते हैं। बेसिकली जो क्रॉप में जो रोग लगते हैं वो पैथोजन से लगते हैं, बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं, बट पैथोजन से डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस बहुत सारे हैं सॉइल में और इन्वायरमेंट पे, जिससे कि फफूंद, जिसके आपको नाम सुने होंगे, फफूंद आप फ्रिज में भी रखते हैं तो उसमें फफूंद लग जाता है।
देखे हैं फफूंद, तो उसी तरह से ये मशरूम क्या है, एक तरह का फफूंद है, एक तरह का एक ये है फंजाई है। तो उसको हम लोग कॉमर्शियली, जैसे मशरूम वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उसको हम लोग कॉमर्शियली ग्रो करते हैं। बट देर आर सो मेनी पैथोजेंस, सो मेनी फंजाई विच आर वेरी हार्मफुल, तो डिजीज कॉजिंग करते हैं। तो एक जैसे राइस वीट अगर कंटिन्यूसली लेने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट का, एक पर्टिकुलर, जैसे राइस के लिए हर एक साल वही इंसेक्ट पेस्ट आएगा, वीट के लिए भी वही इंसेक्ट पेस्ट आएगा, सिमिलरली वीड्स भी वही आएंगे, डिजीज भी वही आएंगे। तो इससे क्या है कि एक बिल्डअप हो जाता है पॉपुलेशन, एक इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का बिल्डअप हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब डाइवर्सिफाई सिस्टम को करते हैं, मतलब IFS के लिए जाते हैं, तो वो बिल्डअप उसको हम चूँकि अलग अलग तरह के क्रॉप्स, अलग अलग तरह के इंटरप्राइजेज ग्रो करते हैं, वो बिल्डअप को हम लोग ब्रेक करते हैं, उनके साइकिल को ब्रेक करते हैं। राइस की जगह हम दूसरा फॉडर क्रॉप ले सकते हैं, वीट की जगह भी हम मस्टर्ड ले सकते हैं, चिकपी ले सकते हैं, और भी दूसरा क्रॉप्स ले सकते हैं। तो ये जो रोटेशन चेंज करने से, डाइवर्सिफाई करने से, डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग सिस्टम करने से जो पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का बिल्डअप कम हो जाता है। फोर्थ वन जो कि लास्ट वाला है, ये जो हमारा IFS का गोल है, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर हार्मफुल एग्रोकेमिकल्स and pesticides to provide pollution free healthy produce and environment to the society at large। इसको हम, इस बात को हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो केमिकल्स हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स, उसका जो यूज कम हो जाता है, क्योंकि एक हेल्दी रोटेशन फॉलो करते हैं, प्लस जो एग्रोकेमिकल्स का उपयोग कम हो जाता है। मतलब जैसे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, चूँकि अगर इंसेक्ट पेस्ट कम होंगे तो डेफिनेटली हमको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कम डालना पड़ेगा। पर एक ही रोटेशन, एक ही क्रॉप साल दर साल लेते रहने से इंसेक्ट पेस्ट का पॉपुलेशन का बिल्डअप हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा काफ़ी फार्मर्स को ये मतलब नुकसान होता है, और वहाँ पर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड तमाम चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि उनको आफ्टर ऑल सब चीज़ करने के बाद अगर ये काम नहीं करते हैं तो उनका प्रोडक्शन में काफ़ी लॉस होता है। तो ये हमारा गोल्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये है, जिसमें कि जितने भी हार्मफुल केमिकल का उपयोग कम हो जाता है, यील्ड का मैक्सिमाइजेशन होता है, स्टेबल इनकम आता है, जो सिस्टम प्रोडक्टिविटी टोटल बढ़ जाता है, और एग्रो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम आता है। कहने का मतलब एक सस्टेनेबल इनकम, सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजी में आता है। क्योंकि आज सबसे बड़ा इशू हो गया है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है या जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमको ऐसे सिस्टम को डेवलप करना है जो कि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। हम हमेशा सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, प्लाउ करते हैं, तो इससे सॉइल इरोजन होता है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस होता है इरोजन के चलते। जो टॉप सॉइल है जो बहुत ही फर्टाइल है, ऊपर वाला 10 to 15 सेंटीमीटर जो बहुत फर्टाइल सॉइल है, तो उसका इरोजन होने से इट इज ट्रेमेंडस लॉस फॉर सोसाइटी, क्योंकि वो इरोजन से अगर लॉस हो जाता है तो उसको हम फिर रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर सॉइल बनने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। 1000 साल में 2.5 सेंटीमीटर सॉइल बनता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो IFS का गोल है, मैं तो शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको, आप चिंता मत करिएगा। अब जो है, अब एडवांटेजेस फार्मिंग सिस्टम का क्या है। प्रोडक्टिविटी अभी हम आपको बताए हैं, प्रोडक्टिविटी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अभी पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनको हम बचाने के लिए हमको कम से कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर हम सालों भर अगर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो
जो हमारा, जो कहने का मतलब हमारा हॉरिजेंटल एक्सपेंशन का अब स्कोप नहीं है, और हॉरिजेंटल एक्सपेंशन को कम से कम एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन खेती के अंदर लाना बुद्धिमानी अब नहीं है। कहने का मतलब जो खेती हमारे पास अवेलेबल है, जिस पे हम खेती कर सकते हैं, अब उसी खेत में ज़्यादा जंगल काट नहीं सकते। अब हम उसको अब हमारा सोसाइटी टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए जितना ज़मीन हमारे खेती के अंदर है, उसी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा सालों भर हमको इतना उत्पादन लेना है ताकि हम जो फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जो रिक्वायरमेंट है हमारे पॉपुलेशन को, हम उसको फुलफिल कर सकें। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, टाइम और क्रॉप इंटेंसिफिकेशन होता है, एंड स्पेस कॉन्सेप्ट बाय बिल्डिंग अप वर्टिकल डायमेंशन थ्रू क्रॉप्स एंड एलाइड इंटरप्राइजेस। देखिए प्रोडक्टिविटी में आपको हो, यही मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी मतलब एडवांटेजेज ऑफ फार्मिंग सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोडक्टिविटी। फार्मर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, जो भी IFS या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो फार्मर्स करते हैं। सेकेंड वन है प्रॉफिटेबिलिटी, पूरे सिस्टम का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स टोटल ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ग्रॉस रिटर्न में से अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ग्रॉस रिटर्न हम बढ़ाते हैं और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाते हैं तो हमारा नेट रिटर्न जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग बेटर रिसाइकलिंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ component 2 and extending similarly on other components linked, the profitability per rupee invested are being enhanced by eliminating the interference of middlemen in most of the inputs used and working out the net income for the farm as a whole. The benefit cost ratio is increased. तो ऐसे करने से बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे इंटरप्राइज का रॉ मटेरियल का काम करता है। अगर स्पेशलाइज फार्मिंग करेंगे तो आपको टोटल रॉ मटेरियल जो है मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक का बाई प्रोडक्ट होता है, इसको पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ कि जैसे क्रॉप का जो बाई प्रोडक्ट है वो एनिमल्स फीड करते हैं, या फिर जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन या पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर में आप डाल सकते हैं। जैसे ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है, बहुत सारे जो कार्प हैं, कार्प फैमिली के जो आपके पास ये है, आप देखे होंगे मार्केट में मछली मिलता है कार्पियो, तो वो फॉडर फीड करते हैं। तो कहने का मतलब एक का जो बाई प्रोडक्ट है तो दूसरे को के रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। जैसे और फिर उसके बाद काउ डंग, जैसे काउ डंग या जो फिश पॉन्ड से जो सिल्ट निकलता है उसमें बहुत भी न्यूट्रिएंट रहता है, तो वो भी एक मैन्योर के रूप में काम कर सकता है। सिमिलरली काउ का जो डंग निकलता है, जो बाई प्रोडक्ट है, उसको हम नाइडेप कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्ट या और भी डिफरेंट कंपोस्टिंग करके एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा इन टोटलिटी जो है डिपेंडेंस केमिकल फर्टिलाइजर पर कम होगा। तो कम केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा कॉस्ट भी घटेगा। तो इस तरह से कॉस्ट का हम लोग रिडक्शन करते हैं एक इंटरप्राइजेज का बाई प्रोडक्ट को लेकर के। थर्ड वन है पोटेंशियलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है जैसे हमको सस्टेनेबल प्रोडक्शन चाहिए। सस्टेनेबल समझते हैं आप लोग? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। सस्टेनेबल का मीनिंग बताइए। सर सस्टेनेबल का मतलब होता है जो फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज को बचा कर रखा जाए। वो तो नहीं, हम सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सर एनी मटेरियल और गुड्स जिसे सर हम यूज करें सर और उससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। नहीं, जैसे देखिए हमारा क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम, आप सुन लीजिए आप लोग, अब आप लोग सुन लीजिए। जैसे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन सस्टेनेबल तभी होगा, ठीक है, विच विल मीट द
प्रेजेंट डिमांड, ठीक है, जो हमारा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम सस्टेनेबल तभी होगा जो हमारे प्रेजेंट डिमांड के साथ साथ फ्यूचर के में जो डिमांड आने वाले हैं उसको भी मीट आउट करे। समझे, क्या समझे? जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो डिमांड है फूड का, फूड पाउडर, शेल्टर, जो भी है, जो डिमांड है, मिल्क का डिमांड है, एग का डिमांड है, जितने भी खाद्य पदार्थ का डिमांड है, जितने तरह के आप देखते हैं मार्केट में, मतलब उस डिमांड को पूरा करते हुए फ्यूचर के साथ ही साथ फ्यूचर का भी डिमांड को फुलफिल कर पाए हमारा ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम। अब समझ में आई बात? यस सर। कहने का मतलब करंट लेवल का जो लेवल का हमारा डिमांड है उसके साथ साथ जो फ्यूचर का भी डिमांड है आने वाला है उसको भी मीट आउट करे। वो क्या रहा है कि मान लीजिए कि अनसस्टेनेबल वे तब होगा जब हमारा करंट तो मीट आउट हो जा रहा है लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज क्या हो रहा है? आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आज अंधाधुंध लोग उपयोग कर रहे हैं रिसोर्सेस का, ठीक है ना? हेलो, यस सर। तो हाँ, तो वो तो अपना खा पका करके खाली हो जाएंगे। अब आपको लेके आप लोग के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आप लोग मारे मारे फिरते रहिए फिर। तो प्रॉब्लम क्या फिर है? सर दूसरे अल्टरनेट पे हम लोग को फिर जाना पड़ जाएगा। हाँ, तो अल्टरनेट आप फिर चंद्रमा पर जाइए और फिर मंगल ग्रह पर जाइए, अपना कॉलोनी बनाइए। लोग वही करना ही चाहते हैं, तो क्या करिए? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको जहाँ जरूरत है वहीं हम कार, गाड़ी, घोड़ा या किसी चीज का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पैदल चले, ज्यादा से ज्यादा साइकिल से चले, रिसोर्सेस को बचाएं। देखिए, रिसोर्सेस बचाना पहले पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहा था कि आज की तारीख में रिसोर्सेस सेव करना ये सबसे बड़ा ये है, नीड है आज की तारीख में। रिसोर्स को हम सेव करेंगे तभी हम फ्यूचर के डिमांड को मीट आउट कर पाएंगे। जो भी हमारे रिसोर्सेस वो फाइनाइट रिसोर्सेस है उसको हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो डिमांड, फ्यूचर में जो आने वाले बच्चे हैं हम लोग को बहुत ये करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम बता रहे थे सस्टेनेबिलिटी, तो ये है ये फार्मिंग सिस्टम जो मेथड है वो सस्टेनेबिलिटी पर भी सस्टेनेबल भी है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस को हम लोग कंजर्वेशन करने पर ज़्यादा ध्यान पर भी फोकस करते हैं। अब आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जितना भी पोटैशिक और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है कंट्री में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से? विदेश से आता है। और कंट्री इज नॉट मतलब जैसे हम लोग खाली तेल के लिए ही नहीं बाहर पर डिपेंड है, बहुत सारा फॉरेन रेवेन्यू जो हमारा है फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर उसको परचेज करने में हमारा रेवेन्यू चला जाता है, हमारा पैसा देश से बाहर जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हेलो, हाँ यस सर। तो आप सोच सकते हैं जैसे हम लोग तेल के लिए खर्च कर रहे हैं, फर्टिलाइजर के लिए खर्च कर रहे हैं, और जहाँ से भी हम मंगा रहे हैं वहाँ पर भी ये फाइनाइट रिसोर्स है, अनंत काल तक ये नहीं मिलेगा हमको। समझ रहे हैं? अभी 60-70 में शुरू हुआ था फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अब आज यही स्थिति हो गई है कि आप जाके मार्केट में देखिए डीएपी कितना का रेट कितना महंगा हो गया है, एसएसपी का या एमओपी का रेट कितना महंगा हो गया, यूरिया कितना महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि अब रिसोर्सेस कम है और इनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सब्सिडी मिलता है तब इतना कम है, जितना भी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा उतना, सब्सिडी के बाद इतना ये। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा सस्टेनेबल नहीं प्रैक्टिसेस है, जो करंट प्रैक्टिसेस, इट इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। सो व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर, वी हैव टू फॉर फ्यूचर वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज।
आज सबसे ज़्यादा वर्क, सबसे ज़्यादा बात इस पे होना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें। ट्रीज हो या कोई भी रिसोर्सेज है, हमारा ट्रीज भी रिसोर्स है, क्रॉप रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, न्यूट्रिएंट रिसोर्स है, सोलर रेडिएशन रिसोर्स है, सभी चीज़ जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे जुडिशियसली यूटिलाइज करें और उसको कैसे कंजर्व करें, सेव करें, ताकि हमको फ्यूचर आने वाला जनरेशन को भी आज जैसे हमको आवश्यकता के अनुसार जितना भी जरूरत उतना मिल रहा है, उतना कम से कम मिलते रहे, स्कार्सिटी नहीं। ठीक है, तो इस सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट इस पे भी ये खरा उतरता है। नेक्स्ट जो है आपका, अभी इसमें एक पेज स्कैन करना मैं छूट गया था वो, लेकिन वो भी मैं दे दूंगा। नेक्स्ट जो है एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी क्राइसिस जो है को भी ये कम करता है, मतलब एनर्जी के रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, क्योंकि जितना भी आप एक्सटर्नल इनपुट इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज वो एनर्जी, इसमें कुछ ना कुछ, जैसे आप फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है या ये होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होता है, तो कम अगर इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन भी करेंगे, तो एनर्जी क्राइसिस को भी फुलफिल करेगा। जो हमारा आने वाला वर्षों में जो फॉसिल फ्यूल है या इनका का इस्तेमाल से जो प्रॉब्लम आने वाला है, तो उस लिहाज से भी हमारा IFS सिस्टम एक सस्टेनेबल है, उसमें भी हेल्प करेगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सोल्व फॉडर कृषि, तो फॉडर क्राइसिस, आज जैसे अगर पशुधन रखता है या डेयरी फार्मिंग करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉडर, जो उनको पेरेनियल फॉडर या लेग्यूम, उनको फॉडर अवेलेबल नहीं होता है टाइम से, मतलब पशुओं को बहुत कम वक्त ही उनको ग्रीन फॉडर मिलता है। तो इसलिए इसमें अगर हम डाइवर्सिफाई सिस्टम को करते हैं तो कुछ न कुछ एरिया जो है हम सालों भर फॉडर रेज करने के लिए रखते हैं। कुछ पेरेनियल फॉडर क्रॉप्स लगाते हैं, कुछ एनुअल लगाते हैं, कुछ फॉडर ट्रीज लगाते हैं। तो इस तरह से करके हम साल भर फॉडर अवेलेबिलिटी हम लोग एश्योर्ड करने का प्रयास करते हैं IFS सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो सोल्व फ्यूल एंड टिम्बर क्राइसिस। जैसे आप जो पेरीफेरी में अगर आप ट्री प्लांटेशन करते हैं या कुछ ऐसे वैकेंट लैंड है या अनप्रोडक्टिव लैंड है तो वहाँ पर ट्री प्लांटेशन करते हैं, तो उससे क्या है कि टिम्बर प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और जो उनका प्रूनिंग होता है, ईयरली आप प्रूनिंग करते हैं, उनके ब्रांचेज को काटते छाटते हैं, तो उस ब्रांचेज से फ्यूल भी मिलता है। ठीक है, तो उस फ्यूल से फ्यूल क्राइसिस, हम एनर्जी क्राइसिस को, एनर्जी पर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। तो टिम्बर मिलेगा जिससे कि फर्नीचर बना सकते हैं, फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं तो उससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ेगा। देन अवॉइड डिग्रेडेशन ऑफ, अगर इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करें, कहने का मतलब टिम्बर अपने ओन फार्म पर हम रेज कर लें, तो हमको फॉरेस्ट पर डिपेंडेंस हमारा कम होगा। समझ रहे हैं? तो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंस कम होगा। जैसे हमारे अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट को अगर हम अपने लोकल प्लांटेशन से या लोकली हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमको मार्केट से टिम्बर कम से कम परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो है मतलब हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी कम होगा। तो फॉरेस्ट, इस तरह से हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कटिंग होगा हमारे लाइफ के लिए उतना ही घातक होने जा रहा है, क्योंकि उतना ही ऑक्सीजन जो हमारा, उतना ही हमारा पोल्यूशन बढ़ते जाएगा। अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया, अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि पिछले बीते सालों में कितना % फॉरेस्ट लॉस हुआ है, वो बड़ा ही अच्छा था। मैं हो सकता है तो जाऊँगा तो आपको शेयर करूँगा कि हमारा कितना % शेयर हमारा एवरी ईयर, हाउ मच एरिया इज बीइंग रिड्यूस्ड अंडर फॉरेस्ट। तो ये हमारे लिए, ये सब जैसे खाली बताने की बात है, पढ़ाने की बात नहीं है। वी आर रियली रीचिंग इन डेंजर जोन। अभी आप 2 साल से देखिए पढ़ाई लिखाई पूरा आप लोग का कैरियर कितना अफेक्ट हुआ है। इट्स ट्रेमेंडस लॉस फॉर दिस कंट्री।
या पूरे ये होल वर्ल्ड आप देख सकते हैं, अभी फिर से कोरोना आ रहा है, पूरा डिपार्टमेंट देखिए बंद है, ये है, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो मतलब इट्स अभी अब आप सोचिए BHU जैसे इंस्टीट्यूशन में अभी हम लोग लास्ट ईयर PhD का इंटरेस्ट नहीं ले पाए हैं। अब हमारे यहाँ रिसर्च अच्छा नहीं होगा तो हम फिर क्या सोसाइटी को देंगे? सोसाइटी में क्रिएटिविटी कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि इट्स ट्रेमेंडस लॉस। जैसे आप जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, कभी कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी कोरोना है, तो कभी स्वाइन फ्लू है, देयर आर सो मेनी मीन्स यार डेंगू है, तमाम देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वी आर इनकाउंटरिंग डे बाई डे। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे हम पहले आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो स्पेशलाइज फार्मिंग करते हैं, राइस वीट खाली वही वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। मतलब हमेशा काम रहता नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा काम किए उसके बाद बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो आप अगर IFS करते हैं तो एक फार्मिंग फैमिली को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन परफेक्टली होता है। मतलब उनको काम एटलीस्ट 6-7-8 आवर्स उनको मिलेगा। जैसे कभी मतलब डेयरी मतलब मिल्क सॉरी काउज को खिलाना है, उनको ये करना है, उनके चारा तैयार करना है, उनको नहलाना है, धुलाना है, मिल्किंग करना है। उसी तरह से फ्रूट ट्रीज है, उनका प्रूनिंग है, हार्वेस्टिंग है। तो समवेयर सम एक्टिविटीज विल कीप ऑन गोइंग टुगेदर। जैसे एक साथ ये सब काम टुगेदर चलते रहता है, एक साथ ये सब चलते रहेगा। समझ रहे हैं? चलते रहता है। जैसे कहीं फॉडर कटिंग है, कहीं फॉडर को कटिंग करके लाना है, उसका फिर उसको चारे में तब्दील करना है, उसको ग्राइंडिंग करना है, वैल्यू एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मशरूम है या पोल्ट्री है, PC कल्चर है, तो कहीं ना कहीं एक फार्मर इंगेज रहता है, उसको एम्प्लॉयमेंट हिडन एम्प्लॉयमेंट उसका जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए आज के टाइम में सबसे बड़ा क्राइसिस है कि हमारे बच्चे या हमारा मासिस जो है एम्प्लॉयमेंट उनको परफेक्टली नहीं मिलता है। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट परफेक्टली नहीं मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा तभी उनका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हैं। फिर इम्प्रूव्स लिटरेसी, कहने का मतलब उनको थोड़ा सा नो हाउ, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, एग्री हॉर्टी, एग्रो फॉरेस्ट्री, बायोगैस प्रोडक्शन, देयर आर सो मेनी एंटरप्राइजेज व्हिच फार्मर्स आर डूइंग फार्मिंग। तो सबके बारे में उनको जानना पड़ेगा। एपीडी है, स्पॉन है, मतलब मशरूम है, कल्टीवेशन के लिए स्पॉन रेडी करना है, एग्रीकल्चर, फिशरी, सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। एंड अगर कोई फार्मर करता है अपने फार्म पर तो उसको उसके बारे में स्पेशलाइज नॉलेज रखना पड़ता है, और स्पेशलाइजेशन नॉलेज बढ़ने का नॉलेज लिटरेसी उसका पता है, देखा है, उससे वो एक एग्रीकल्चरिस्ट बेटर फार्मर में तब्दील हो जाता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एग्री ओरिएंटेड इंडस्ट्री। अब जैसे उसके पास अगर सरप्लस, जैसे आपको पहले ही बताया कि IFS में जो फार्मिंग फैमिली का फर्स्ट राइट होता है सभी प्रोड्यूस पर, वो नाइट्रेट कंपोस्ट हो, मिल्क हो या कोई भी प्रोड्यूस हो। लेकिन उसके बाद अगर उसके पास सरप्लस है तो वो अपने लोकली अवेलेबल पर वो अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है। और आज की तारीख में देखिए स्पेशलाइज मतलब इस तरह के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का अगर कोई फार्मर आजकल इंडस्ट्री में ले लेते हैं, अच्छा क्वालिटी का टोमेटो है, अच्छा क्वालिटी का गेहूं है, तो ITC वाले उसको आटा, आशीर्वाद आटा बनाने के लिए ले लेते हैं। तो मतलब उनको एक पर्टिकुलर क्वालिटी का उनको व्हीट या एक जो प्रोडक्ट चाहिए, तो उससे उनको क्या एग्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर, तो एग्रो इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक एग्रो इंडस्ट्री से लिंक बना सकते हैं फार्मर्स, और उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं अपने फार्म पर प्रोड्यूस करके। तो इस तरह से
आपको जो बता रहे थे कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन का भी हम जो आपको बता रहे थे कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी कम होगा इससे, लिटरेसी इंप्रूव होगा, अपॉर्चुनिटी फॉर एग्री इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इनपुट एफिशिएंसी। कोई भी इनपुट जो हम लोग डालते हैं, जैसे आज की तारीख में जो हम मान लीजिए फर्टिलाइजर डालते हैं, फर्टिलाइजर जो पहले डालते थे, यूरिया आज से 25-30 साल पहले डालते थे और आज की तारीख में जो डालते हैं, दोनों का एफिशिएंसी में कमी आया। एफिशिएंसी समझते हैं आप लोग? हेलो, आवाज आ रही है? उसका सर क्षमता, उर्वरक क्षमता। हाँ, एफिशिएंसी कहने का मतलब पहले जितना आउटपुट मिलता था पर यूनिट या पर केजी ऑफ फर्टिलाइजर के यूरिया या डालने से, ठीक है, जैसे पहले 1 केजी यूरिया डालते थे तो जितना उत्पादन बढ़ जाता था, आज उतना ही 1 केजी डालने से उतना उत्पादन नहीं बढ़ता है। समझे? हेलो, जैसे 25 से 30 साल पहले जो आपको हम फर्टिलाइजर जो अप्लाई करते थे, या जो पर केजी जितना हमारा यील्ड बढ़ जाता था, आज सॉइल में उससे ज़्यादा भी डाल रहे हैं तो उतना उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि सॉइल का जो कैपेसिटी है, रेजिलिएंट कैपेसिटी, रेजिलिएंट समझते हैं मतलब बफरिंग, उसको सहनशीलता, या ये कह सकते हैं कि वो किसी भी मतलब फॉरेन जो आपको एक कह सकते हैं कि इंटरफियरेंस या स्ट्रेस या तो उसको अब उतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सॉइल उतना हेल्दी नहीं है, सॉइल हेल्थ काफ़ी डिटोरिएट हुआ है, और इस सॉइल हेल्थ डिटोरिएट होने के चलते ही फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी घट गया है। और जैसे फर्टिलाइजर है, वाटर है, तो ये सब इनपुट, जितना भी इनपुट का यूज एफिशिएंसी घट गया है। तो इनपुट यूज एफिशिएंसी बढ़ने से फार्मर का जो है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। और इस तरह से फार्मर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स, क्योंकि आपको हम बताया पहले ही कि अगर फार्मर का अगर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो ओवरऑल उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए जहाँ भी लोग इकोनॉमिकली अच्छा हुए हैं, मतलब लोगों के मासेस के हाथ में पैसा आने लगा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, वो मतलब अपने लिए एक अच्छा जिंदगी अपने लिए वो मिलता है उनको। तो इन नटसेल मैं ये कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इनकम बढ़ाना, फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, और बाकी फ्रंट पर भी जो हमारे आज की तारीख में जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जैसे इनपुट यूज एफिशिएंसी का है, फॉरेस्ट का है, फ्यूल, टिम्बर, फॉडर, एनर्जी क्राइसिस है, तमाम चीज़ों, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तमाम जो आपके इंडिकेटर्स हैं उन पे बहुत ही खरा उतरता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी, एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस वन, बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी होलिस्टिक अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ फार्मिंग। जैसे आपका IFS एंड इको फार्मिंग बोथ है आपके कोर्सेज में, तो इको फार्मिंग भी वही है। इस तरह से इको फार्मिंग भी टोटली नेचुरल फार्मिंग है, मतलब नेचर में कम से कम इंटरफियरेंस करके, नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें कम से कम इंटरफियरेंस करके हम फार्मिंग करें, प्रोडक्शन लें और मतलब इनकम बढ़ाएं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जो आपका ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है बहुत ही परफेक्टली वहाँ पर फिट बैठता है, ठीक है। तो ये इसका नोट्स है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर हम आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे आने वाले क्लासेस में, कि जैसे डेयरी कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें फीडिंग क्या करें, कैसा फीडिंग करें, कितना मिल्क लेना है तो उनको फीड्स कौन कौन दें, इसी कल्चर में आपको कौन कौन सा ये लें, मतलब कौन कौन सा फिश स्पेसीज लें, जैसे सरफेस
पर अलग फिश होता है, मिडिल लेयर में अलग होता है, बॉटम लेयर में अलग होता है। तो उस तरह से ध्यान रख करके अगर आप फिश को आप डालेंगे, फिश फिंगरलिंग्स डालेंगे, फिश का सीड डालेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। इसलिए एक